हाय बच्चों, लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। जो भी बच्चा क्लास 12 का है या फिर वो साइंस स्ट्रीम का है और साइंस में उसे केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, चाहे वो क्लास 12 का है, चाहे वो सीयूईटी का है, चाहे वो कोई और एग्जाम है, ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच और मस्ट सेव रहने वाली है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो मैक्सिमम बच्चों के साथ रहती है कि हम पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं बट याद नहीं होता है, चीजों को रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे करें। तो जब आपके पास चैप्टर का पूरा कंसेप्ट चार्ट होगा, पूरा फ्लो चार्ट होगा, पूरे शॉर्ट नोट्स होंगे और दिमाग में होगी समरी, तो डेफिनेटली आप चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे और स्कोर एग्जाम में अच्छा करोगे। तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो मस्ट सेव है, लाइक और शेयर होना चाहिए और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो के एंड में जरूर डाल के जाओगे कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी आप लोग के लिए और आप क्या वेट कर रहे हो अगले और चैप्टर्स के लिए, ताकि मैं उसी इंटेंसिटी के साथ आप लोग के लिए ये कंटेंट प्रिपेयर करके आप लोग को दे सकूं। तो बहुत सारी बातें लास्ट में बताई जाएंगी, लेकिन हफ्ते में आपको 2 ये वीडियोस अब मिलने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को कम्युनिटी पे एक्टिव रहना है, जो कि मेरी है, that is chemistry by Ayushi ma'am. So let's get started. 100% concept chart for the chapter solutions. Quickly revise करते हैं physical chemistry में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है solution हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चैप्टर को बेटा अगर मैं समराइज करूं तो चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये आपको नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं और लास्ट में आपको दिख जाएगा ये चैप्टर की समरी आपको कैसे बनानी होती है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं। ये सीधा पीडीएफ आपको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, वो भी कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप सभी लोगों को पता है, सोल्यूशंस की बात करें तो हम लिक्विड में आपके जो अलग अलग सोल्यूट्स है उसको डिसॉल्व करवाएंगे। और सोल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनका जो कंपोजिशन है और जिनका प्रॉपर्टीज है वो हर जगह से सेम होता है, राइट। अब मैं लिक्विड में गैस को मिला सकती हूँ, मैं लिक्विड में लिक्विड को मिला सकती हूँ और लिक्विड में सॉलिड को मिला सकती हूँ। तो ये चैप्टर वैसे आपके 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपके दिमाग में मैप बन जाना चाहिए कि पूरा चैप्टर है क्या। तो चैप्टर डिवाइडेड है 3 हिस्सों में, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अगर मैं इन तीनों हिस्सों की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा, अगर मैं क्रिस्पली आप लोग को बोलूं तो आपका चैप्टर फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले आप हेनरीज लॉ पढ़ते हो, फिर आप रॉल्स लॉ पढ़ते हो और फिर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। गैस, जब भी आपको हेनरीज लॉ का सवाल आएगा तो आपको समझना है क्या कि वो मिक्सचर क्या है, गैस इन लिक्विड, या फिर आपका न्यूमेरिकल गैस इन लिक्विड का है तो आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला लगाना है हेनरीज लॉ का। अगर आपका न्यूमेरिकल लिक्विड इन लिक्विड का है तो आपको फॉर्मूला लगाना है रॉल्स लॉ का। कुछ भी लिक्विड इन लिक्विड से बात हो रही है तो सवाल कहां से आएगा? आपका रॉड लॉ से। और जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है वो है सॉलिड इन लिक्विड का केस। सॉलिड इन लिक्विड की बात है तो जितने भी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले और कंसेप्ट है वहीं से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन देख के ये चैप्टर के कौन से हिस्से से है। तो उसके लिए आपके दिमाग में ये मैप क्लियर होना चाहिए कि आपके पास 3 सेक्शंस क्या क्या है, राइट। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि यार चैप्टर की समरी में और क्या चीजें रहने वाली है। तो ओवरऑल आपका चैप्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। हेनरीज लॉ में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी का, और उसके बाद हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। रॉड लॉ की अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या है और उनके बारे में क्या चीजें याद रखनी है वो पता होनी चाहिए, और लास्टली आपको इजियोटॉप्स पता होने चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक छोटा सा कंसेप्ट होता है वेंटॉफ फैक्टर का। इन 3 हिस्सों के अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट जो पेपर में और आ जाता है वो है सॉल्युबिलिटी का। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर का माइंड मैप है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ को आपको अपनी नोटबुक में डाल लेना है, चाहे अभी तक आपने जितने भी नोट्स बनाए हो, बट ये नोट्स मस्ट है क्योंकि ये नोट्स आपके दिमाग में समरी दे रहे होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर की। तो अगर मैं बच्चों आगे बढ़ू तो नेक्स्टली सॉल्युबिलिटी के लिए आपके दिमाग में 2 केसेस होने चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं, कि आप अपने लिक्विड में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करवा सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब टेम्परेचर प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो एक लिक्विड में तुम कितना मैक्सिमम आपका जो है सोल्यूट डाल सकते हो, वो उस पूरे सोल्यूशन की क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब ये ऑब्वियसली डिपेंडेंट है 2 चीजों के ऊपर, क्योंकि मैंने 2 चीजों को ही कांस्टेंट किया था, प्रेशर और टेम्परेचर। तो 2 ही चीजों पे डिपेंडेंट होगी, प्रेशर और टेम्परेचर। लिक्विड को लिक्विड में आप इजीली सॉल्युबल करवा सकते हो क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक होता है। तो जो ये केसेस निकल के आते हैं वो या तो गैस इन लिक्विड का होता है या सॉलिड इन लिक्विड का होता है। गैस इन लिक्विड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल याद करवाती हूँ, वो है कोल्ड ड्रिंक का। और अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड के लिए बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको चाय का एग्जांपल याद करवाती हूँ, अगर आपने मेरे से अभी तक पढ़ा होगा। ठीक है, चाय मैं पीती हूँ कैसी? गरम। चाय को बनाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? हीट। तो चाय को बनाने का प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। चाय मुझे गरम अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व होंगी। अगर आप उसको गरम करोगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो मैं क्या बोलूंगी, किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। चाय में गरम पीती हूँ,
चाहे गर्म है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉर अ सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर। एक्सोथर्मिक का उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घट जाएगी। प्रेशर का क्या कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड और कंप्रेसिबल। क्या होते हैं? रिजिड और इनकम्प्रेसिबल। तो चाहे तुम कितना ही प्रेशर लगा लो, सॉलिड्स कभी भी क्या नहीं होंगे? लिक्विफाई नहीं होंगे। लिक्विड लिक्विड में कितना अच्छे से डिसॉल्व क्यों हो पाता है? क्योंकि सेम चीज है, सॉलिड कभी भी लिक्विड नहीं बन सकता, तो आप इस पे प्रेशर कितना ही लगा लो कोई असर नहीं पड़ेगा। सॉलिड के बाद जो अच्छे से डिसॉल्व होगा वो गैसेस होंगी। क्यों? क्योंकि गैसेस क्या होती है? लिक्विफाइबल। गैसेस क्या होती है? लिक्विफाइबल। अगर आप उस पर प्रेशर लगाओ तो लिक्विफाई हो सकती है और लिक्विड बनेगी, तो ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं गैस से लिक्विड लिक्विड की बच्चों बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटती है। कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल याद रखना है, कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी पीना पसंद करते हो, राइट? क्यों मैम कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीना पसंद करते हैं? क्योंकि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक को गर्म कर दिया, सनलाइट में रख दिया, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे आपको फिज की फीलिंग आती है, और अगर आपने उसको बाहर गर्मी में रख दिया तो वो गैस बाहर आ जाएगी और आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा वो चिल्ड होगी उतना अच्छा उसमें CO2 गैस डिसॉल्व होगी। तो इसीलिए याद रखना, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, अगर आपने उसको गर्म किया तो आपको मजा नहीं आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होगी गैस एंड लिक्विड के लिए। हाँ, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैसेस लिक्विफाई होंगी, लिक्विफाई होगी तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो दोनों आपको रिलेशनशिप याद होनी चाहिए। आइए, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, बढ़ते हैं अपने पहले शॉर्ट नोट्स की तरफ। पहला जो आपका सेक्शन है वो है गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में आता है हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ लगता है, हेनरीज लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपका लिक्विड ए है और गैस बी है, तो गैस क्या होती है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब वेपर फेस में जाएगी, तो कुछ ना कुछ वेपर फेस में रहेगी। वेपर फेस में होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, लिक्विड फेस में सॉल्युबल होगी तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन होगी। तो ये बोलते हैं, क्या बोला? प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे KH एक हेनरीज कांस्टेंट आ जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा PV इक्वल्स टू KHXV, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे KH किस पे डिपेंड करेगा, तो KH दो चीजों पे डिपेंड कर सकता है, मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर के ऊपर। इसको सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपने सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया तो आपका जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XB। अगर आप इस फॉर्मूले को रिवर्स करें तो ये XB डिनोमिनेटर में चला जाएगा और KH और XB के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो है कांस्टेंट इंक्रीज होगा। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए अभी अभी मैंने बोला प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो ये और ये तीन बात हो गई। लास्टली इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है एप्लीकेशन का केस। तो अगर मैं बोलूं कोल्ड ड्रिंक, तो अगर आप प्रेशर ज्यादा करते हो तो क्या करते हो? आप उसमें सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हो। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक आपकी क्या होती है? टाइटली सील्ड होती है, राइट? क्या होती है? टाइटली सील्ड। आपने कभी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोला होगा तो आपको जान लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको टाइट प्रेशर में बंद करा जाता है ताकि CO2 गैस उससे निकल ना सके। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगेन स्कूबा डाइवर्स की बात करें तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं? पानी में जाते हैं। पानी में नीचे क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बॉडी में जो गैसेस आसपास है वो आपकी क्या हो जाएंगी? सॉल्युबल हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी में चली जाएगी। नाइट्रोजन गैस उसकी बॉडी में चली जाएगी तब तक ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर आएगा तो प्रेशर घटेगा, तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। नाइट्रोजन गैस जब रिलीज होगी तो उसकी ब्लड कैपिलरीज क्या हो सकती है? ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की वजह से वहां पे बबल्स जो है उसके ब्लड में बनने लगते हैं नाइट्रोजन गैस की वजह से, और एक कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं बेंड्स। तो ये बेंड कंडीशन क्यों होती है? जब नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर के बढ़ने की वजह से अंडर वाटर में। इसको अवॉइड करने के लिए हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्योंकि हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है और ये जो कंडीशन है इसको अवॉइड किया जा सके। माउंटेन्स का अगला एप्लीकेशन होता है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी गो एट माउंटेन, तो ऊंचाई पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो आपकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी, और एक कंडीशन होगी एनॉक्सिया, दैट इज डिफिकल्टी टू थिंक। एनॉक्सिया हो जाता है। तो अगेन ये भी देखो, स्कूबा डाइवर के केस में प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, माउंटेन्स के केस में प्रेशर घट रहा है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो रही है। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। अगर मैं फिशेस की बात करूं तो फिशेस रहना चाहती हैं किसमें?
आपके कोल्ड वाटर में, क्योंकि ये कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का है पर्टिकुलरली, कि मैंने आपको बोला था कि गैस इन लिक्विड के केस में अगर मैं बोलूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर कोल्ड वाटर है तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसकी, ऑक्सीजन गैस की। तो फिशेस को क्या चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो वो उसको कहाँ पे मिलेगा, ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, कम होती है। यही बातें आपको याद रखनी है। आप अगर बोलो कि मैम क्या कहते हैं याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपको ये नोट्स लिखने हैं 2 से 3 बार बिना देखे। पहले एक बार देख के लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर बिना देखे लिखो। हर एक चैप्टर के लिए करना बहुत 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 जरूरी है, राइट। और अगर आपने अभी तक डिटेल में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 2 ऑप्शन है, एक मंजिल 2.0 में चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, वहां से देखो और उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लो और वहां पे पढ़ के फिर ये शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम देकर आ रहे हो, ये आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड और बात कर लेते हैं सेकंड हिस्से की, और वो है लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अगर मैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं तो उसके लिए आता है रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ के 3 फॉर्मूले। रॉल्स लॉ क्या कहते हैं, तुमने ए लिक्विड में बी लिक्विड को मिलाया तो तुम्हारे पास एक लिक्विड मिला ए प्लस बी। इसका प्रेशर है पी नॉट ए, क्योंकि केवल ए प्योर है यहाँ पे। इसका प्रेशर है पी नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे केवल बी प्योर है। यहाँ पर मिक्सचर आ गया तो मिक्सचर में ए का प्रेशर पी ए और बी का प्रेशर पी बी। अच्छा, इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, पी टी। और डेल्टन्स लॉ कहता है कि प्रेशर क्या हो जाता है, टोटल आपके इंडिविजुअल प्रेशर का सम। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर बोले तो ये आपका सबसे पहले आता है, दैट इज फ्रॉम योर हेनरीज लॉ। बस यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है वो पी नॉट ए हो जाता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए कांस्टेंट, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी बी कांस्टेंट। यहाँ पर पीटी आपका क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ योर सोल्यूशन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यहाँ से डराइव करके आएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपको किसी भी लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पूछे, टोटल प्रेशर पूछे, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आपका पी नॉट ए इसका प्रेशर है, पी नॉट बी इसका प्रेशर है, और ए और बी इंडिविजुअली जो प्रेशर है वो आपके मिक्सचर में ए और बी लिक्विड्स का प्रेशर है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। इसको मैं प्रूव कर चुकी हूँ डिटेल में जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होंगे, मेरे पास एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, ए की इंटरेक्शन ए, बी की इंटरेक्शन बी। और अगर मेरे पास क्या है, जो मिक्सचर बना है उसकी इंटरेक्शन ए बी। अगर सारी इंटरेक्शंस बराबर होंगी तो सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, आइडियल सोल्यूशन। बट इवेंचुअली आइडियल कुछ होता नहीं है। आइडियल नहीं होता तो मैम क्या होता है, नॉन आइडियल होता है। तो नॉन आइडियल जो सोल्यूशन कौन से हैं, जो आइडियल नहीं है। और आइडियल कौन नहीं है, जो ये कौन है, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे। और ये कौन है, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, नॉन आइडियल कौन है, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो। रॉल्ट लॉ क्या बताती है, पीटी बताती है। तुमने मिक्सचर को बनाया और उसका वेपर प्रेशर देखा, अगर उसका वेपर प्रेशर उतना ही आ रहा है जितना रॉल्ट लॉ के फॉर्मूले से आता है तो आइडियल है। अगर उससे कम या ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली वो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। अब जितना तुम्हारा वेपर प्रेशर आ रहा है वो रॉल्ट लॉ से अगर ज्यादा आ रहा है तो उस केस में बोलेंगे ये मिक्सचर का क्या है, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ठीक है, अगर जो तुम्हारे वेपर प्रेशर तुम्हारे मिक्सचर का आ रहा है वो रॉल्ट लॉ वाले फॉर्मूले से कम है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। ठीक है, आइए अगर मैं बात करूं इंटरेक्शन की, तो याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि ये नाम से उल्टा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई वुड राइट कि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से हमें ये लगता है कि जो चीज बन रही है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, बट क्या होगा, जो चीज बनेगी वो वीक बनेगी। ए बी इंटरेक्शन आपके वीक होंगे इंडिविजुअल ए और बी के इंटरेक्शन से। ऐसा कब होगा, जो आप किसी पोलर में नॉन पोलर को मिक्स कर दो या नॉन पोलर में पोलर को मिक्स कर दो। यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है, मतलब आप दो लिक्विड्स को जब मिक्स करोगे तो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो यहाँ पे एनर्जी है वो आपको इसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बन रहा है वो वीक बन रहा है, तो आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी उस मिक्सचर में बनाने के लिए। तो डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सचर मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें क्या होगा, आपका चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इथेनॉल और वाटर। हालांकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनकी आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन।
अगेन एसीटोन एंड CH2 पोलर नॉन पोलर, अगेन ये आपका मिक्सचर जो है अच्छा नहीं बनेगा और ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। नाम से उल्टा नेगेटिव, बनना चाहिए था कमजोर पर बनता है क्या स्ट्रॉन्ग। तो जो AB बन रहा है वो क्या है स्ट्रॉन्ग, जनरली यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग बन रही है तो एनर्जी रिलीज करेगी, तो डेल्टा H मिक्सचर लेस देन 0, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सिमिलरली डेल्टा V मिक्सचर लेस देन 0। एग्जाम्पल HNO3 वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन का केस है। तो पेपर में बहुत बार ये पेपर में आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लो, हर एग्जाम में ये आपका सवाल आता है लिक्विड इन लिक्विड से। एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा एजियोट्रॉप्स का। तो एजियोट्रॉप्स बेसिकली क्या है, एजियोट्रॉप्स वो लिक्विड सोल्यूशन है जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है किसमें, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, दोनों फेज में सेम है। मतलब इनको आप सेपरेट आउट नहीं करते हो, कर पाओगे थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अप्रोक्सीमेटली सेम सा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नाम से उल्टा है, याद कैसे रखना है आपको मैम, जो ये है आपका पॉजिटिव, ये नाम से उल्टा पहले काम कर रहा है, जो चीज बन रहा है वो कमजोर बन रहा है। अगेन पॉजिटिव लगेगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएगा, बट क्या बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अगेन नाम से उल्टा। तो थोड़ा सा याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव उल्टा जो बन रहा है कमजोर, पॉजिटिव उल्टा बना रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव नाम से उल्टा जो बन रहा है स्ट्रॉन्ग और जो बना रहा है वो क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बस आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कौन शो होगा मिनिमम कौन शो करेगा, तो आपको डिविएशन अगर याद है तो हम यहाँ से इस सवाल को कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्टली अगर मैं आगे बढ़ू तो लास्टली आपका आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 होती है, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी सॉलिड को लिक्विड में डालते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा क्योंकि सॉलिड चीज कभी भी वेपर फेज में नहीं जाएगी। तो उसका फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी P naught A minus P upon P naught A is equals to NB upon Na for a dilute solution। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। जस्ट द फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जस्ट द फॉर्मूला। तो अगर मैम ये फॉर्मूला हमारा क्लियर होता है तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फॉर्मूला आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है और मिक्सचर में जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया है क्योंकि आपने क्या किया है सॉलिड को ऐड किया है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई के बी एम, एम आपका मोलालिटी हो जाएगा और ये फॉर्मूला आपको यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। तो आपके सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, आई मीन ज्यादा है, और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका कम है। तो यहाँ से अगेन आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एम, जहाँ पे एम भी आपकी क्या है मोलालिटी। एंड लास्टली आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट की मूवमेंट, सॉल्वेंट की मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जो हो रही है उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई बराबर यहाँ से क्या होगा ICRT के, वेयर C इज कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को N/V लिख सकते हैं। इन चारों ऑस्मोटिक चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा सूटेबल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है टू कैलकुलेट योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ योर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे है, बाकी सब नहीं है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके जो स्टेबल हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं। लास्ट थिंग जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है, दैट इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज अ करेक्शन फैक्टर। बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप फॉर्मूले से निकालते हो, कभी कभी आपका जो रिजल्ट है वो वैसी उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, उसमें एक डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को काउंटर करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका सॉलिड है उसका नेचर क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर डिपेंड करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो टूटेगा नहीं अपने आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट वो है जो टूटेगा अपने आयंस में, या तो टूट जाएगा या फिर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो टूटेगा ही नहीं, तो पहले भी एक था, बाद में भी एक मॉलिक्यूल है, पहले भी दो था, बाद में भी दो मॉलिक्यूल है, तो हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर इसका 1 आएगा। ये आपका टूटेगा तो आपका एक था वो 2 में ही टूट गया, 2 था वो 4 में टूट गया, तो हमेशा 4/2, 2/1, तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। एसोसिएट करना मतलब जुड़ना, आपने 2 मोल्स डाले थे एसिटिक एसिड के, अंदर जाके 1 हो गया, तो 1/2 हमेशा ये आपका लेस देन 1 आएगा। तो एसोसिएशन के केस में हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक है,
और लास्टली अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो कि होता है कभी कभी आपके आयन जितने टूटने होते हैं उतने नहीं टूटते हैं, तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा I-1/n-1 और अल्फा हो जाएगा I-1/1/n-1। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आपको ऐसे ही बनाने हैं और आपको इसे ऐसे ही रिवाइज करना है। जब आप इसको 3 से 4 गो में कर लोगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आप धीमे धीमे जो आपको दिक्कत होती है कि मैम पेपर में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ से आपके सॉल्व हो रहे होंगे। तो उसको मैं इतना ही रखूंगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कम्युनिटी के ऊपर, केमिस्ट्री बाय आयुषी मैम। ऑल्सो वेडनेसडे को एक प्रैक्टिस सेशन है, उसमें आप लोग मिलेंगे। और ये वीडियोस आपको और चाहिए, आपको और चैप्टर्स के लिए अगर चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स भरपूर होने चाहिए विद येलो हार्ट्स, विद फायर इमोजीज। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो के साथ वो मैं जरूर 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 देखना चाहूंगी। तो विद दैट लेट मी एंड द वीडियो एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे साथ और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं हिस्सा हमारे साथ सफलता 2.0 बैच का। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 5 दिसंबर से, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज सर्टेन टाइम कि आप अभी भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, अड्डा 247 का जो वेबसाइट है या उसका ऐप है उस पर जाके आप इस बैच को इन्रोल कर सकते हो। इसके सारे फीचर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं बस एक बार दिखा देती हूँ, आप इसके ऑल कोर्सेज में सेक्शन में जाके, ठीक है, यू कैन जस्ट गो इन द ऑल कोर्सेज सेक्शन और यहाँ पर ओपन हो जाएगा ये। यहाँ पर आप अंडर ग्रेड एंट्रेंस में सफलता 2.0 को चेकआउट कर सकते हो। कोई ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन माई ईमेल आईडी। और अगर आपको बैच में इनरोल करना है तो आप यू कैन यूज द कोड Wi-Fi 13 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, ये बात यहीं रही। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। लेट मी रीड द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोस। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप ये वीडियो आप लोग की हेल्प करी और आगे भी हेल्प करेगी। गुड लक, कीप स्टडिंग एंड टेल मी कितनी ज्यादा एनर्जी है अगली वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।